यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 रीडर्स चॉइस की ही बुक है ये। और इसमें हम 11वीं क्लास की जो बुक है इसमें फाइनल अकाउंट की वीडियो बना रहे हैं। भाई एक बात तो बहुत कन्फर्म है कि स्टूडेंट्स की लाइफ जो होती है बड़ी ही ख़तरनाक होती है। अगर मान लो हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, अब वीडियो में कोई कमी होगी तो कमेंट ज़रूर करना चाहिए, ये तो आपको पता है। मैं शेयर करने के लिए बोलता हूँ तो शेयर भी कर दिया करें तो और अच्छा लगता है। लेकिन एक बात मैं देखता हूँ कि मैंने जो वीडियोज़ मैं लड़कियों के बारे में देख रहा हूँ, शॉर्ट्स देख रहा हूँ, तो उन पे जो है व्यूज मिलियन आ रहे हैं। जो लड़कियाँ क्रीम पाउडर पोत पोत करके बहुत बाकायदे उल्टा सीधा मुंह बना बना करके खूब फ़ोटो शूट कर रही हैं, वीडियो बना रही हैं और उनके व्यूज और लाइक भर के आ रहे हैं। लेकिन जैसे पढ़ाई लिखाई की बात आती है तो ऐसे लगता है बच्चों को सांप सूंघ गया हो। इसकी वीडियो के बारे में कोई टेंशन नहीं, एग्जामिनेशन नज़दीक हो कोई टेंशन नहीं, पेपर खोपड़ी पे चढ़ाए कोई टेंशन नहीं, माँ बाप बार बार चिल्ला के कर रहे हो पढ़ लो बेटा पढ़ लो बेटी, कोई टेंशन नहीं। कमरा बंद किया, अंदर पहुँचे, मोबाइल की रील निकाल ली और देखना शुरू कर दिया। एक के बाद एक सरकाते चले गए, मज़ा आता चला गया और ख़ुद भी इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे अपने उल्टे सीधे मुंह बना बना करके फ़ोटो डाल दिया। अरे यार इसी वक्त चिल्लाना था क्या, निकल लो तुम भी भाई। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि पढ़ाई लिखाई के बारे में बच्चे सतर्क ही नहीं हैं। और लेकिन अब सोचता हूँ मैं समाज में यार बच्चे जा किधर रहे हैं, क्या समाचार है बच्चों के बारे में, क्या नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने भी कुछ शॉर्ट्स जो पढ़ाई लिखाई की नहीं है उसको डाल के देखा तो भाई उसके तो जो व्यूज हैं, यकीन मानो एक व्यूज जो है, ये जो व्यूज का सिस्टम है, 1 घंटे के अंदर 2000 व्यूज आ गए शॉर्ट्स पर। मैं ये सोचने लगा कि पढ़ाई लिखाई पर 1 घंटे में क्या 2 दिन में भी 200 नहीं पूरे हो रहे हैं। लेकिन ये आलतू फालतू वाली वीडियोज़ पर जब हम शॉर्ट्स बना देते हैं तो इस पर इतना ज़्यादा व्यूज क्यों आया, तो पता चलता है कि पढ़ाई लिखाई के बारे में कोई सतर्क ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है किसी को। तो आप देखोगे धीरज सर कॉमर्स क्लासेज पे मैंने कुछ शॉर्ट्स जो है पॉलिटिकल भी डाले हैं, राजनीतिक भी डाले हैं, मतलब तो उस पर व्यूज अगर आप देखोगे तो उस पर बहुत धांसू व्यूज हैं। तो वो मैं फील करता हूँ कि बताओ यार पढ़ाई लिखाई के बारे में कोई सतर्क ही नहीं है। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपके लिए तो हम सवाल बना ही रहे हैं, लेकिन आप लोग कुछ डिमांड नहीं करते हो, कोई कमेंट वगैरह नहीं आता है कि भाई आपको कौन सी वीडियो चाहिए कौन सी नहीं चाहिए, वीडियो अच्छी बनती है या बुरी इसके बारे में भी कोई कमेंट नहीं आता है। गलती से किसी ने देख लिया वीडियो तो कहेंगे हाँ सर बहुत अच्छी वीडियो है और वीडियो बना दीजिए। अब सोचो, अब मेरा भी मन जो है ना अब पढ़ाई लिखाई की वीडियो से उकताने लग गया, क्योंकि इस पर व्यूज एक तो व्यूज नहीं आ रहे हैं और दूसरे ना तो कमेंट आ रहे हैं। 30,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं लेकिन उतना मज़ा नहीं आ रहा है जितना मज़ा 30,000 सब्सक्राइबर में होना चाहिए। वीडियो सबके बारे में, सभी सब्जेक्ट्स के बारे में धुआंधार बन भी रही है, लेकिन व्यूज कहाँ जा रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। चलो सवाल बना लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे सब पका रहे हैं। चलो भैया तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में लाला रामदास हैं। अब लाला रामदास के बारे में अगर बात करें तो इस सवाल के अंदर पूरी कहानी दी हुई है। अब इन्होंने कहा अंतिम खाते तैयार कर दो। अब अंतिम खाते का मतलब होता है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। लेकिन इसकी जो समायोजनाएं हैं ये ज़्यादा परेशान करती हैं। समायोजनाओं को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है, ये तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। रामदास की पत्नी व्यापार के प्रबंध में भाग लेती है, उसे 125 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। यह राशि उसके आहरण में सम्मिलित कर दी गई है। देनदारों पर 5% अशुद्ध ऋण के लिए और लेनदारों पर 2.5% छूट के लिए आयोजन करना है।
भवन पर 5%, फर्नीचर पर 7.5% और यंत्र पर 6% ह्रास अपलिखित कीजिए। वेतन 600 रुपये, किराए के 200 रुपये देना शेष है। विज्ञापन का 2/5 भाग अपलिखित करना है। यात्रा व्यय का 1/3 भाग क्रय संबंधी है, यानी क्रय संबंधी मतलब फिर ये ट्रेडिंग में डालना पड़ेगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लाला रामदास की कहानी के बारे में पूरा लिखा है, जो कि उनके बिजनेस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इस प्रकार का फॉर्मेट रेडी कर लेंगे और यहाँ पर फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023 लिखेंगे, क्योंकि अब जो लेटेस्ट चलेगा भाई 23 या 24 के आसपास ही चलेगा, लेकिन आपकी किताब में जो ईयर डला हो आप वही लिखना। यहाँ पर सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 8500 रुपये। इसके बाद हम परचेज लिखेंगे क्रय, ये देखोगे आप तो हल्का हल्का दिख रहा होगा 46,880 है, लेकिन इसमें से हम क्रय वापसी घटाते हैं तो क्रय वापसी यहाँ क्रेडिट साइड में होता है, परंतु यहाँ पर लिखा ही नहीं है। तो हमारे पास जो परचेज है भाई 46,880 यही रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे जो ट्रेडिंग में अमाउंट आने वाले हैं उन्हीं को सबको भरेंगे। तो आगत वाहन व्यय 1150 रुपये, ये भी कैरिज इनवार्ड है, ये ट्रेडिंग का ही आइटम है। इसके बाद यहाँ पर और कुछ आइटम नहीं है, तो यहाँ पर देख लिया हमने कैरिज इनवार्ड लिख लिया 1150 रुपये का। यहाँ पर अब कुछ नहीं है, एक समायोजना के हिसाब से यात्रा व्यय का 1/3 भाग क्रय संबंधी बोला है। तो ये जो यात्रा व्यय है इसका हम 1/3 भाग परचेज यानी परचेज से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग में डाल देंगे। ये रहा 1260, इसका 1/3 भाग 420 रुपये होता है, ये लिख दिया। क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बाद सेल, इन दोनों का ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास ये रहा सेल 71,820 का और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे है 12,500 का। ये दोनों तो हम क्रेडिट में डालेंगे, लेकिन एक चालान पर प्रेषित माल खाता जो कि काफ़ी क्वेश्चन के बाद नंबर आया है इसका, तो ये भी क्रेडिट में आता है, तो इसको भी हम यहाँ लिखेंगे सेल क्लोजिंग स्टॉक गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट के नाम से 15,000 रुपये। अब हम दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, यानी क्रेडिट साइड को जोड़ेंगे, 99,320 आएगा, यही ज़्यादा है तो इसी को दोनों तरफ लिख देंगे। 99,320 में से 1 2 3 4 इन चारों को माइनस करेंगे, 42,370 रुपये का यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम सीडी यानी कैरी डाउन करके इसे नीचे ले जाएंगे। अब ये वाला हिस्सा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का है, इसको बीडी करेंगे यानी ब्रॉड डाउन करेंगे। इसके बाद हम बाकी के खर्चों को देखेंगे। यहाँ आप वाइट कलर का देख रहे होंगे, सफ़ेद, ये अजीब तरीके का मेरे पास एक प्रकार से फ्लूट समझ लो, फ्लूट तो नहीं कह सकते, इसमें तो अजीब तरीके से पट्टी निकलती है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये बच्चे ला करके एक बच्चे ने मुझे दिया, लेकिन इससे एक फ़ायदा तो ये है कि इस पर हमें बार बार जो फ्लूट होता है ना, फ्लूट लगा लेते हैं इधर तो झलकने लगता है इधर इस तरफ, लेकिन इसको लगाने से कहीं भी कुछ भी पता नहीं लग रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब क्या है आप सोचोगे भाई मैं इसका प्रचार उर्चार नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए बता दूँ कि अगर आपसे गलती होती है तो आप भी इसको जो है इससे इस्तेमाल करके इसका अपना जो है मिटा हुआ मतलब लिखा हुआ चीज़ मिटा सकते हैं। मिटाना क्या है, उसके ऊपर एक प्रकार से पट्टी सी है ये, तो ये देखेंगे तो ये चीज़ है, ये मुझे पता नहीं है किस कंपनी का है, तो आप ख़रीदना चाहो तो आप ख़रीद सकते हो। तो इसको कैसे, जैसे मान लो इसको हमें हटाना है तो ये ऐसे दबाएंगे, ये देखो ये करेगा ऐसे, ये बस कितना बेहतरीन बनाता है। फ्लूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये सारे वर्ड मिटाने हैं ऐसे कर दो, मतलब इसका सिस्टम बड़ा अजीब तरीके का है, इस प्रकार से है ये ऐसे कितना बेहतरीन है। अच्छा मजे की बात ये फ्लूट में अगर हम लिख लेते हैं तो फ्लूट को सुखवाना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं करना, आप तुरंत ही लिखना शुरू कर दो। ये देखिए बड़ा क्लियर दिखाई भी देता है, बहुत मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे बच्चे जैसे हैं आप लोग हो, लिखते समय गड़बड़ी हो जाती है, तो आप फ्लूट के बजाय इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन नहीं भी कर सकते हो, मैं थोड़ी रिकमेंड कर रहा हूँ करो, नहीं तो आप सोचोगे ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया था। तो आप जो है इसको खरीद सकते हो मार्केट से। ये पता नहीं क्या नाम है, कट्टी माओ, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समझ नहीं रहा, 5mm KMX 802, ये पता नहीं क्या है,
भाई आप लोग मार्केट में मांग लेना, तो आप लोगों को हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी हो। खैर जो भी हो, अगर आपको अच्छा लगता हो तो लेना ज़रूर। वैसे फ़ायदेमंद तो मुझे लगा, क्योंकि मैं इसका यहाँ इस्तेमाल किया और मेरे चिपकाने के बाद इसको तुरंत देखो लिखा, और बिल्कुल बेहतरीन लिखा, बड़ा साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने पहले उससे बॉल पेन से लिख रहे थे, तो पता नहीं इंक फैलने वाली, आजकल तो पेनों का भी पता नहीं लगता है, बकवास बकवास पेन आ जाती है, महंगा महंगा ले लो, और ऊपर से यहाँ पर स्पॉट स्पॉट आ जाता है, बहने लगती है, तो समझ नहीं आया, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। इसी प्रकार से इससे जांच भी हो गई कि कितना अच्छा लगेगा। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं। पहले हम समय योजनाओं को ही निपटाएंगे। यहाँ पर लिखा है रामदास की पत्नी व्यापार प्रबंध में भाग लेती है, 125 रुपये उसकी सैलरी है। अब भाई सैलरी वैसे तो यहाँ पर दी हुई है 5400 रुपये, लेकिन रामदास की पत्नी 125 रुपये महीना अगर वेतन ले रही है तो 1500 रुपये, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1500 रुपये साल भर का होता है। तो साल भर का होता है तो 1500 रुपये इसकी सैलरी भी, कहते हैं कि ये सैलरी ड्राइंग में जुड़ा हुआ है, तो हम इसे ड्राइंग में से निकाल करके, ड्राइंग अगर आप देखोगे तो यहाँ 2400 का है, तो इसमें से 1500 ख़त्म, वो 1500 हम सैलरी मान लेंगे, उसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे रामदास वाइफ सैलरी के नाम से 1500 रुपये, क्योंकि हमारा खर्चा है। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है देनदारों पर 5% अशोध ऋण के लिए और लेनदारों पर 2.5% छूट के लिए आयोजन करना है। तो सबसे पहला काम है देनदारों पर 5% काटने के लिए। अब इस पर देनदारों पर 5% काटने से पहले यहाँ देख लो पुराना बैड डेट्स, ये रहा अशोध ऋण 650 रुपये का पुराना। इस तरफ देख लो अशोध ऋण संचिति अगर है तो इसका भी ध्यान रखो। ये नई वाली जो बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या यहाँ पर लिखा हुआ बैड डेट्स है, इन सभी को जोड़कर इधर वाले को घटा देते हैं, ये पुराना रिजर्व होता है। तो हमने क्या किया, पहले बैड डेट्स 650 रुपये लिखा, ये वाला फिर हमने देनदारों का 5% काट लिया। देनदार यहाँ पे 18,000 के हैं, जिनका 5% 900 रुपये हुआ, दोनों जोड़ के 1550 हो गया। उसमें से हमने ओल्ड BDR यानी पुराना बैड डेट्स रिजर्व जो यहाँ लिखा है 850 रुपये का, ये वाला, इसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास 700 बच गए, इसको बाहर लिख दिया कॉलम में। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं अगली समय योजनाओं पर। तो भवन पर 5% और फर्नीचर पर 7.5%, प्लांट पर 6% डेप्रीसिएशन है। अगर भवन की बात करें तो यहाँ पर भवन देखेंगे 24,000 है, इसका 5% 1200 रुपये होगा। फर्नीचर यहाँ पर 7.5% है, फर्नीचर यहीं दिया हुआ है, इसका 7.5% काट लेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे डेप्रीसिएशन ये रहा, बिल्डिंग का 1200, फर्नीचर के 360 रुपये। आगे इन्होंने प्लांट पर 6% बोला है, यानी यंत्र पर, तो आपके पास जो यंत्र होगा उसका भी आपको डेप्रीसिएशन 6% काटना होगा। तो यंत्र कहाँ पर है उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। अरे भैया सबसे ऊपर ही लिखा है 12,000 का 6% 720 रुपया, तीनों का टोटल 2280 रुपये डेप्रीसिएशन हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ बोलता है वेतन का जो है 600 रुपये और किराए के 200 रुपये देना शेष है। इसका मतलब साफ है कि वेतन में 5400 रुपये है, तो वेतन में ये 600 रुपये जोड़ के वेतन को 6000 बना देंगे। इसको आप अलग से भी लिख सकते हो, मान लो सैलरी में नहीं जोड़ पाए, बाई चांस छूट जाता है, तो उसे आपको काटने कूटने की ज़रूरत नहीं है। वेतन को 5400 रुपये अगर आपने लिख दिया है, इसमें नहीं जोड़ पाए हो, तो इसको आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से अलग भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि नहीं जोड़ पाते, तुरंत घुचुड़ मुचुड़ करके काट कूट के फिर उसे कहीं दोबारा लिखने लगते हैं, इससे भद्दा लगने लगता है। इससे अच्छा ये है कि आप वेतन अगर लिख दिए हो, आउटस्टैंडिंग अगर भूल गए हो तो आउटस्टैंडिंग को बाद में लिख लो। जैसे मैंने यहाँ पर सैलरी 5400 लिखा, अब बाई चांस मैं भूल जाता, नहीं जोड़ पाता, तो मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी अलग से लिख देता, तो आउटस्टैंडिंग को जोड़ के 6000 रुपये यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे ही रेंट एंड टैक्स वाला बात होती है, तो यानी रेंट एंड टैक्स यहाँ पर रेंट लिखा हुआ है 900 का। तो विज्ञापन का यहाँ पर बोला गया है आगे, विज्ञापन का 2/5 भाग अपलिखित करना है, तो विज्ञापन हमारे पास 5000 का है, तो ये विज्ञापन 5000 का है, इसका 2/5 भाग 2000 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट 2000 रुपये यहाँ लिख दिया गया है। हम समय योजनाओं के हिसाब से चल रहे थे। यात्रा व्यय का 1/3 भाग क्रय संबंधी है। अब यहाँ पर देखेंगे यात्रा व्यय 1260 का है,
इसका 1/3 भाग हमने ट्रेडिंग में डाल दिया था 420 रुपये, लेकिन अभी 840 रुपये बच रहे हैं, तो वे 840 यहाँ लिखे जाएंगे। अब हमारी जो समय योजनाएं हैं वो सारी ख़त्म हो गई। अब हम यहाँ से उंगली रख रख करके एक एक पॉइंट देखेंगे हमारे ट्रेडिंग उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी रकम बची हुई है जो आएगी। यहाँ छूट है, दत्त छूट यानी डिस्काउंट अलाउड, ये छूट है 384 की, तो ये डेबिट में है तो इसे डेबिट में डालेंगे। ट्रेड एक्सपेंसेज 1200 का, इसे भी डेबिट में लिखेंगे। बैंक चार्जेज 280, इसे भी लिखेंगे डेबिट में। तीनों को, ट्रैवलिंग और डिस्काउंट, ट्रेडिंग एक्सपेंसेज और बैंक चार्जेज, तो बैंक चार्जेज ये रहा 280 रुपये। अब इसके बाद हमारा और खर्चा कौन सा बच रहा है उस खर्चे को भी ध्यान से देखेंगे और उसके बाद फिर हम उसकी एंट्री करेंगे। तो बैंक चार्जेज हो गया। इसके बाद यहाँ पर पहुँचते हैं संयुक्त उपक्रम पर हानि 2650 रुपये का है, यानी लॉस ऑन ज्वाइंट वेंचर और विविध व्यय, और बस ये दो खर्चे हमारे पास और आ रहे हैं। तो लॉस ऑन ज्वाइंट वेंचर यहाँ लिख देंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेज लिख दिया, हमारा खर्चा वाला हिसाब किताब हो गया ख़त्म। अब इनकम की ओर चलते हैं। कुछ इनकम हमारी इधर साइड में मिलेंगी क्रेडिट में अगर होगी तो, जैसे चालान पर लाभ, ये जो माल खाता भेजा गया था चालान पर, इसका फ़ायदा हुआ। इसका फ़ायदा हुआ कितना, ये सोचने वाली बात है। चालान पर जो लाभ हुआ है वो 5600 रुपये का हुआ है, तो हम 5600 रुपये का हमारा ये प्रॉफिट है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा शुद्ध लाभ आखिर सही हो रहा है या गलत। तो ये जो 5600 आया हुआ है इसको हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट में, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से। इसके बाद क्रेडिट साइड में प्राप्त छूट और कमीशन, ये दो रकम और भी हमारी कमाई का है, यानी हमारा इनकम है, उन दोनों को और लिख देंगे। इन दोनों के लिखने के बाद ये रहा कमीशन और ये हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड। यहाँ पर हमने डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर लिखा है, जो कि समय योजनाओं में लिखा है लेनदारों पर 2.5% छूट काटने के लिए बोला है। तो लेनदार हमारे हैं कितने, यहाँ पे है 9000 के, 9000 का 2.5% काटेंगे तो 225 रुपये आएगा, वो हमारा फ़ायदा होगा, उसे भी हम क्रेडिट में लिख देंगे डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर के नाम से। अब डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस करेंगे, यानी क्रेडिट साइड को जोड़ के डेबिट साइड को घटाएंगे। तो हमारा जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 49,205 है और डेबिट साइड का टोटल यहाँ तक हम घटाएंगे। 49,205 में से डेबिट साइड के यहाँ तक की रकम घटा देंगे तो नेट प्रॉफिट 3056 आ जाएगा। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको इस प्रकार से फॉर्मेट बनाना होगा, ऐसे ही लिखेंगे और इसमें लिखने के बाद लायबिलिटीज रुपीज़ और एसेट्स रुपीज़ का कॉलम होगा। सबसे पहला कैपिटल, यहाँ से आपको लायबिलिटी के सारे आइटम मिलेंगे, सिर्फ डेबिट साइड में से आपको ड्राइंग देखना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका कैपिटल 45,000 का है, उसमें नेट प्रॉफिट हम जोड़ देंगे, जो हमारा 30,056 आया, 75,056 हो गया, उसमें से ड्राइंग घटाएंगे। अब देखेंगे आप अगर तो देखेंगे कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि भाई ड्राइंग तो दिया है 2400, तो यहाँ ड्राइंग है 2400, लेकिन ये रामदास की पत्नी वाली जो कहानी है बोलता है यह राशि उनके आहरण में जुड़ी हुई है। तो भाई हम 1500 रुपये, इसको 12 से मल्टीप्लाई करके 1500 हम बनाएंगे रामदास की वाइफ की सैलरी, तो वो आहरण में जुड़ी है तो आहरण में से माइनस कर देंगे, तो हमारा 900 रुपये का ड्राइंग बचेगा। अब 900 रुपये की ड्राइंग बचेगी तो इसको माइनस करेंगे 74,156 आएगा। इसके बाद क्रेडिट साइड में से हमारी जो लायबिलिटी है वो क्रेडिटर है, लेकिन इसका हमने 2.5% छूट जो 225 रुपये काटा था वो इसमें से माइनस कर देंगे। उसको माइनस करने के बाद 8,775 आएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग के बारे में देखिए कि आउटस्टैंडिंग क्या है। आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग रेंट, दो प्रकार की आउटस्टैंडिंग इसमें है, उन दोनों को लिख देंगे। तो भाई हमारा जो लायबिलिटी साइड का अमाउंट है वो टोटल लगभग हो चुका है पूरा, और ये आ गया 83,731, यानी 83,731। अब चलिए एसेट्स की ओर चलते हैं। एसेट्स में आपको पहला आइटम देखना होगा क्या है। एसेट्स में प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, जो डेप्रिसिएशन वाले हैं उन्हें सबसे पहले लिखेंगे। ये रहा प्लांट एंड मशीनरी 12,000, उसका डेप्रिसिएशन घट गया। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन बिल्डिंग में से घट गया।
फर्नीचर का डेप्रिसिएशन फर्नीचर में से घट गया। इसका मतलब ये है कि हमारा डेप्रिसिएशन वाला प्रोग्राम ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ देखेंगे एसेट साइड में, तो एसेट साइड में आपको इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक लिखना होता है, या विनियोग। विनियोग तो इसमें कहीं है ही नहीं। स्टॉक में एक प्रेषण स्कंद यानी कंसाइनमेंट स्टॉक ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ माल होता है जो किसी ब्रांच में जहाँ पर ये माल भेज के बेचते हैं वहाँ का स्टॉक है बचा हुआ, तो ये भी स्टॉक है तो एसेट्स ही। प्रीपेड एक्सपेंसेज है, ये भी हमारा एसेट्स है। अगर प्रीपेड या और आउटस्टैंडिंग यहाँ लिखा है तो लायबिलिटी में, प्रीपेड यहाँ लिखा है डेबिट साइड में तो एसेट्स में लिखेंगे। फिलहाल हम कंसाइनमेंट स्टॉक लिख दिए, इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे यहाँ पर 12,500 का। और आगे बढ़ेंगे डेटर का नंबर आता है, तो डेटर हमारे पास देनदार 18,000 के हैं, उसमें से हम 5% ये जो देनदारों पर बोला था काटने के लिए 900 रुपये घटा देंगे तो 17,100 आ जाएगा। इसके बाद बैंक प्रीपेड एक्सपेंसेज लिखेंगे, तो बैंक हमारे पास कितने का है, बैंक में जो रोकड़ है 8,560 है, तो इसी रकम को यहाँ पर लिख देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेज मैंने अभी बताया था आपको 476 का है, उसको भी लिख देंगे। विज्ञापन का जो खर्चा है वो 5,000 का है, इसमें से इन्होंने बोला 2/5 अपलिखित कर दो, तो 5,000 का 2/5 2,000 रुपये हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया, तो बाकी 3,000 तो बच ही रहे हैं, उसको हम यहाँ लिख देंगे एसेट साइड में। अब हम इसका टोटल कर लेंगे एसेट साइड का, और ये जो टोटल है वो करने के बाद हमारा आंसर आ गया 83,731 यानी 83,731। ये हमारे तीनों आंसर आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका पूरा हुआ, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ से हुई थी। यहाँ से हुई थी तो हमने इसको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया, और इसको लास्ट तक जो है आपको बना के दिखाए थे। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का सिस्टम हो गया, पूरा आ चुका। अब यहाँ पर आएंगे, बैलेंस शीट को देखेंगे प्रारंभ से अंत तक, इसलिए मैं इसको दिखाता हूँ लास्ट में, जिससे कि आप लोग इसको सरका करके अगर आप काम कर रहे होंगे तो आसानी से देख करके इसको वीडियो रोक करके कॉपी कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी सहूलियत प्राप्त होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और अपनी रिक्वायरमेंट की जो वीडियो चाहिए आपको वो अवश्य बताइए। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। जय हिंद।